तो दोस्तों वृक्क की संरचना की बात करते हैं। पहले वृक्क क्या होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, कितने होते हैं, क्या काम करते हैं, वो सब चीजों की बात हम करते हैं। लेकिन कार्य करेंगे कैसे वो बात हम करेंगे बाद में। तो सबसे पहले हम संरचना की बात करते हैं। हमारे उत्सर्जन तंत्र की संरचना कैसी होती है। वृक्क क्या कहते हैं इसको? इसको अंग्रेजी में नाम दे रहे हैं किडनी, और आम भाषा में मैंने कहा इसको क्या कहते हैं, गुर्दा कहते हैं। अब मैं सबसे पहले आपसे पूछता हूं कि ये वृक्क जो होते हैं, किडनी जो होती हैं, ये हमारे शरीर में कहाँ उपस्थित होती हैं, इसकी बात करते हैं हम सबसे पहले। तो मुझे आप बताइए इनका स्थान हमारे शरीर में कहाँ होता है। अब कहाँ होता है स्थान, सोचो आप अपने दिमाग में। मैं बताता हूं आपको। कहाँ होते हैं? पेट में होते हैं? नहीं होते हैं। मैं बात करूं पीछे की तरफ होते हैं? बिल्कुल यहां होते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये होती है कि कौन सी सतह पर हो गए। तो हमारे शरीर की दो सतह होती है। एक तो वो सतह जिधर पेट पाया जाता है उसको हम बोलते हैं अधर सतह, और जिधर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उसको बोलते हैं पृष्ठ सतह। या आप जैसे जानवरों में बात करो तो जमीन की तरफ देखता हुआ जो भाग है वो तो होगी अधर सतह, और दूसरा जो ऊपरी भाग होता है वो होगी पृष्ठ सतह। जैसे गाय भैंस में हम बात करें तो नीचे का जो हिस्सा होता है वो तो है उनकी अधर सतह, और ऊपर जो हिस्सा है वो उनकी पीठ पश्च सतह होती है। तो वृक्क कहाँ पाए जाते हैं? पहली बात तो यही बनती है कि वृक्क किधर उपस्थित होते हैं। तो वृक्क पाए जाते हैं पृष्ठ सतह पर होते हैं। अब पृष्ठ सतह पर भी कहाँ? पृष्ठ सतह तो बहुत लंबी है, कंधे से लेके कमर तक की है पृष्ठ सतह। तो पृष्ठ सतह पर भी कहाँ होते हैं? तो कमर वाले हिस्से में पाए जाते हैं। कौन से हिस्से में? कमर वाले हिस्से में, यानी कि पेट के जस्ट नीचे का हिस्सा जहां बेल्ट बांधते हैं वहां पर वृक्क पाए जाते हैं। किधर होते हैं? एक राइट में होता है और एक लेफ्ट में होता है। अब आप इसको सीधा सीधा देसी भाषा में भी याद रख सकते हो कि डॉक्टर जहां इंजेक्शन लगाता है वहां वृक्क पाए जाते हैं। तो डॉक्टर इंजेक्शन कहां लगाता है? अब वो देख ली, कूल्हे के ऊपरी भाग में डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है, और उसी स्थान पर कौन पाए जाते हैं? वृक्क पाए जाते हैं। तो देसी भाषा में याद करने का तरीका तो मैंने बता दिया आपको कि जहां पर डॉक्टर सुई लगाता है वहां वृक्क होते हैं। बाकी आप इसको साइंस की भाषा में याद करेंगे तो कहां होते हैं? तो साइंस की भाषा में बात करें तो ये होते हैं कमर के क्षेत्र में। कमर के क्षेत्र में, पीठ की ओर, कमर के क्षेत्र में पीठ की ओर, रीढ़ की हड्डी के, रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ, रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ, दोनों तरफ एक एक पाए जाते हैं। यानी कि एक राइट में होता है और एक किधर होता है? लेफ्ट में पाया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं इनके आकार की, कि इनका आकार कैसा होता है। तो वृक्क का आकार कैसा होता है? तो वृक्क का आकार होता है सेम के बीज जैसा। आकार कैसा होता है वृक्क का? सेम के बीज के समान इसका आकार होता है। सेम के बीज के समान ऐसा होता है इनका आकार। उसके बाद बात करें वजन की, बात करें कि इनका वजन कितना होता है। तो वजन की अगर बात करते हैं तो वजन होता है 120 से 170 ग्राम। 120 से 170 ग्राम ये होता है प्रत्येक वृक्क, प्रति वृक्क। एक वृक्क का वजन कितना है? 120 से 170 ग्राम वजन होता है एक वृक्क का। लेकिन चित्र में मैंने आपको एक बात बताई थी कि दायां जो वृक्क है ये थोड़ा छोटा है और बायां वृक्क जो है ये थोड़ा बड़ा है। दायां वृक्क थोड़ा नीचे भी है और बायां वृक्क थोड़ा ऊपर भी है। और इसका कारण क्या है?
तो इसका वजन भी कम होगा, और वजन कम होने का कारण क्या है? तो यहां पे एक बात मैं नोट डाल के लिख देता हूं, वो ध्यान रखना। दायां वृक्क आकार व वजन में, आकार व वजन में बाएं वृक्क से, बाएं वृक्क से छोटा होता है, बाएं वृक्क से छोटा होता है। इसके कारण की भी बात करेंगे। एक ये भी याद रखना कि दायां वृक्क जो है ये थोड़ा नीचे स्थित होता है। दायां वृक्क बाएं वृक्क से, दायां वृक्क बाएं वृक्क से नीचे स्थित होता है। नीचे स्थित होता है। और इन दोनों ही लाइनों का कारण एक ही चीज है, और वो कारण क्या है? इन दोनों का कारण एक ही बात है, और वो कारण क्या है? वो कारण है कि दाईं तरफ यकृत पाया जाता है। दाईं तरफ कौन उपस्थित होता है? दाईं तरफ यकृत उपस्थित होता है। दाईं तरफ यकृत उपस्थित होता है। अब देखिए, यकृत के बारे में हमने पढ़ा था पाचन में कि यकृत जो है ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो दाईं तरफ ये स्थित होगी, तो दाईं तरफ ये स्थित होने के कारण क्या होगा? ये दाएं वृक्क को थोड़ा सा नीचे खिसका देगी, और वो आकार में भी क्या हो जाएगा? छोटा हो जाता है। उसके बाद फिर बात करते हैं इनके रंग की, कि वृक्क का रंग कैसा होता है। तो रंग की अगर बात करें तो रंग कैसा होता है? रंग आप कह सकते हो गहरा लाल, या जो अब नई किताबें आई है उनमें लिखा हुआ है गहरा भूरा। गहरा लाल या गहरा भूरा इनका रंग होता है। ये आप इसके रंग की याद करेंगे। फिर और बातें करते हैं। तो देखिए, चित्र में आपको दिख रहा है वृक्क जो है इसके चारों तरफ आपको ये एक डबल झिल्ली दिखाई दे रही है, और इस दोहरी झिल्ली, वृक्क के चारों तरफ जो दोहरा आवरण पाया जाता है, उसको क्या नाम देते हैं? तो उसका नाम भी मैं लिख रहा हूं, वृक्क के चारों तरफ उपस्थित दोहरा आवरण। बात करते हैं उसकी। वृक्क के चारों तरफ, वृक्क के चारों तरफ उपस्थित दोहरा आवरण, क्या नाम देते हैं इस दोहरे आवरण को? इस दोहरे आवरण को हम नाम देते हैं पेरिटोनियम आवरण। क्या नाम है इसका? इस आवरण का नाम होता है पेरिटोनियम आवरण। अब देखिए, एक बात सोचने वाली है यहां पे कि सर वृक्क हम समझ गए कि ये उदर गुहा के नीचे वाले भाग में, यानी कि कमर वाले भाग में होते हैं और पीठ की तरफ स्थित होते हैं। तो ये दोनों ऐसे ही अगर पड़े रहेंगे तो जब हम चलते हैं और दौड़ते हैं तो ये हिलडुल सकते हैं। तो ऐसा क्या है जो ये हिलते डुलते नहीं है? इसका एक कारण है कि वृक्क हिलते डुलते नहीं है। क्यों हिलते डुलते नहीं है? क्योंकि इस पेरिटोनियम आवरण जो होता है इससे निकलती है एक धागे जैसी संरचना। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक वृक्क हो गया, और ये वृक्क का हो गया पेरिटोनियम आवरण। अब इससे निकलती है इस तरीके की धागे जैसी संरचनाएं, और ये धागे जैसी जो संरचनाएं हैं ये वृक्क को किसके साथ जोड़े रखती हैं? उदर गुहा के साथ जोड़े रखती है। तो वृक्क जो है वो हिलते डुलते नहीं है।
यानी कि वृक्क उदर गुहा में स्थित होते हैं, कमर के क्षेत्र में स्थित होते हैं। किसके द्वारा स्थिर होते हैं ये? एक धागे जैसा संयोजी ऊतक, संयोजी का मतलब दो दो चीजों को जोड़ने का काम करता है। एक धागे जैसा संयोजी ऊतक होता है, और उस ऊतक का नाम क्या है? उसको हम हिंदी में बोलते हैं व्रकीय संपुट, और वैसे अंग्रेजी में उसे नाम दिया जाता है रीनल कैप्सूल। तो वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, मैं लिख रहा हूं उसको भी। वृक्क तंतुमय, तंतुमय का मतलब धागे समान, एज लाइक ए फाइबर। वृक्क तंतुमय संयोजी ऊतक के द्वारा, तंतुमय संयोजी ऊतक द्वारा उदर गुहा में, उदर गुहा में क्या होते हैं? स्थिर होते हैं। उदर गुहा में स्थित होते हैं। और उस तंतु में संयोजी ऊतक का नाम क्या है? तो दोस्तों, उस तंतु में संयोजी ऊतक का नाम होता है व्रकीय संपुट। ये इसका हिंदी नाम है, व्रकीय संपुट इसको बोलते हैं। अंग्रेजी में इसको क्या नाम देते हैं? अंग्रेजी में इसे कहा जाता है रीनल कैप्सूल के नाम से जानते हैं इसको। तो किससे निकलेगा ये वृक्क का जो पेरिटोनियम आवरण है वहां से निकलता है, और किसके साथ जुड़ जाता है? उदर गुहा के साथ जुड़ जाता है, ताकि आप चलते हो दौड़ते हो तो फिर वृक्क हिलते नहीं है। तो वृक्क को स्थिर रखने का काम कौन करता है? वृक्कीय संपुट करता है, रीनल कैप्सूल करता है। और क्या है? और देखिए, आपको दिख रहा है वृक्क के बीच के अंतर्गत जब हम पहुंचते हैं तो आपको यहां पर बहुत पतली पतली नलिकाएं दिखाई दे रही हैं, और इन पतली पतली नलिकाओं को क्या नाम दिया है? इनको हमने नाम दिया है वृक्काणु। तो अब यही क्या कहलाती हैं? इसी को लिखते हैं। वृक्क में उपस्थित सूक्ष्म नलिकाएं क्या कहलाती हैं? वृक्क में उपस्थित सूक्ष्म नलिका, वृक्क में उपस्थित सूक्ष्म नलिका। और वो सूक्ष्म नलिकाएं क्या कहलाती हैं? उन सूक्ष्म नलिकाओं को नाम दिया जाता है नेफ्रॉन। हिंदी में इसको बोलते हैं वृक्काणु। नेफ्रॉन कहा जाता है, हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में इनको बोल देते हैं वृक्काणु के नाम से जाना जाता है। कितनी होती है? सवाल पूछता है नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो नेफ्रॉन की संख्या में याद रखना, नेफ्रॉन की संख्या होती है लगभग 10 लाख प्रत्येक वृक्क। एक वृक्क में कितने नेफ्रॉन पाए जाते हैं? 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं प्रत्येक वृक्क के अंतर्गत। आप सोच रहे होगे सर ऐसा कैसे हो सकता है? तो बिल्कुल ऐसा ही होता है कि ये जो पतली नलिकाएं होती हैं, इन पतली नलिकाओं की संख्या एक वृक्क में कितनी होती है? एक वृक्क में इनकी संख्या होती है लगभग 10 लाख इनकी संख्या पाई जाती है। दोनों वृक्क में मिला के लगभग हो जाती है 20 लाख। उसके बाद हम बात करें तो फिर क्या आती है? अब देखो, एक वृक्क में इनकी संख्या है लगभग 10 लाख होती है, तो हम कह सकते हैं वृक्क का अधिकांश भाग जो है वो किसके द्वारा बनता है? इन्हीं के द्वारा बनता है। इसीलिए इनको कहा जाता है वृक्क की संरचनात्मक इकाई, मतलब वृक्क का निर्माण करने वाली। लेकिन वृक्क में जो भी कार्य होता है वो कार्य भी किसके द्वारा होता है? वो कार्य भी इन नेफ्रॉन के द्वारा ही होता है, इसलिए इन्हें क्रियात्मक इकाई भी कहा जाता है। तो सवाल पूछता है वृक्क की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई किसको मानते हैं? तो वृक्क की संरचनात्मक
वह क्रियात्मक इकाई, वृक्क की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई किसको माना जाता है? क्रियात्मक इकाई किसे मानते हैं? नेफ्रॉन को ही माना जाता है, वृक्काणु को ही माना जाता है। तो दोस्तों ये बातें आपको याद रखनी है वृक्क के बारे में, जहां बहुत अच्छे अच्छे सवाल आपके लिए बने कि वृक्क कहाँ होते हैं। तो वृक्क का स्थान तो हो गया कमर के क्षेत्र में होते हैं, पीठ की तरफ होते हैं, रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर एक एक होते हैं। आकार कैसा होता है? सेम के बीज जैसा। वजन कितना होता है? 120 से 170 ग्राम प्रत्येक वृक्क का वजन होता है। इनमें दायां वृक्क थोड़ा सा छोटा होता है और बायां वृक्क थोड़ा सा बड़ा होता है। दायां वृक्क थोड़ा नीचे भी होता है और बायां वृक्क थोड़ा ऊपर भी होता है। और इस दोनों बातों का कारण कौन होता है कि दाईं तरफ एक बहुत बड़ी ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम क्या होता है? यकृत उपस्थित होता है। रंग कैसा होता है? गहरा लाल, लेकिन नई एनसीईआरटी जो आई है उनमें दिया हुआ है गहरा भूरा। तो गहरा लाल और गहरा भूरा दोनों। उसके बाद फिर बात करते हैं कि इसके चारों तरफ एक डबल लेयर, एक दोहरा आवरण पाया जाता है जो ये वाला होता है। और इस दोहरे आवरण को हम क्या नाम देते हैं? इस दोहरे आवरण को हम नाम देते हैं पेरिटोनियम आवरण। और ये पेरिटोनियम आवरण जो होता है ये धागे जैसी संरचना के द्वारा उदर गुहा से जुड़ा रहता है। और वो धागे जैसी संरचना क्या होती है? वो होता है एक संयोजी ऊतक। और उस संयोजी ऊतक का नाम क्या है? वृक्कीय संपुट, या उसे रीनल कैप्सूल कहा जाता है। फिर बात करते हैं वृक्क में बहुत पतली पतली नलिकाएं उपस्थित होती हैं और उन नलिकाओं का नाम क्या होता है? नेफ्रॉन कहते हैं, हिंदी में वृक्काणु कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? तो एक वृक्क में इनकी संख्या होती है लगभग 10 लाख। और इन्हें क्या मानते हैं? इन्हें हम मानते हैं वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई माना जाता है। अब बात करते हैं दूसरे अंग की। हमारा जो दूसरा अंग आता है वो कौन है? तो मानव के उत्सर्जन तंत्र का जो दूसरा अंग आता है वो कौन है? उस दूसरे अंग का नाम क्या है? उसका नाम है मूत्रवाहिनी। क्या नाम है उसका? उसका नाम है मूत्रवाहिनी, उसे कहा जाता है। और देखो मूत्रवाहिनी कहां से निकल रही है? तो देखो हमारे वृक्क की संरचना है इस प्रकार की, हमारा वृक्क होता है। और इस वृक्क में ये जो स्थान होता है, ये जो एक गड्ढे जैसी संरचना आपको दिखाई दे रही है, इस गड्ढे जैसी संरचना का नाम होता है दोस्तों हाइलम। इस गड्ढे जैसी संरचना का नाम क्या है? इस गड्ढे जैसी संरचना का नाम है हाइलम। और इस हाइलम से ही क्या निकल रही है? इस हाइलम से ही निकल रही है एक नलिका। और वो नलिका कैसे निकली? वो नलिका निकलती है इस प्रकार से, ऐसे निकल रही है वो नलिका। तो आपसे ये पूछा जाए कि मूत्रवाहिनी की उत्पत्ति कहां से होती है, मूत्रवाहिनी कहां से निकलती है, तो मूत्रवाहिनी वृक्क के कौन से भाग से निकलती है? हाइलम वाले भाग से निकलती है। और कैसी होती है? तो कैसी होती है आप देखो, इसका यहां से लेकर यहां तक का जो भाग है वो भाग आपको कैसा दिखाई दे रहा है? ये भाग आपको दिखाई दे रहा है शंकु के आकार का। शंकु को हम कीप बोल देते हैं, अंग्रेजी में इसको कोन कहा जाता है। आपने देखा भी होगा हमारे घरों में होता है तेल वगैरह डालने के लिए हम जिसको फूल बोल देते हैं। तो कीप कह दो या फूल कह दो, बाकी उसका आकार कैसा होता है? कोन। जैसे आइसक्रीम का कोन आपने देखा हो तो कैसा होता है? ऊपर से तो चौड़ा होता है वो, और नीचे से कैसा होता है? सकरा होता है। इस तरीके का होता है कोन। और ऐसी ही संरचना ये वाली दिखाई दे रही है। तो इसका जो पहला भाग है, इसका पहला भाग तो होता है शंकु या कीप के आकार का। और इसको हम क्या नाम देते हैं? इसे नाम देते हैं पेल्विस। जबकि जैसे जैसे ये नीचे की ओर होती जा रही है वैसे वैसे ये पतली होती जा रही है। और जब ये बिल्कुल पतली हो जाती है
तो इसका नाम देते हैं मेट्रोनेफ्रिक नलिका, मेट्रोनेफ्रिक डक्ट या मेट्रोनेफ्रिक नलिका के नाम से जाना जाता है। यानी कि एक सवाल तो ये हो गया कि मूत्रवाहिनी कहां से निकलती है, तो मूत्रवाहिनी हाइलम से निकलती है। कहां से निकलती है? वृक्क के हाइलम वाले भाग से। वृक्क के हाइलम वाले भाग से। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, ये ध्यान रखना। क्या नाम है इसका? हाइलम। वृक्क के हाइलम वाले भाग से मूत्रवाहिनी निकलती है। वृक्क के हाइलम वाले भाग से क्या निकलती है? मूत्रवाहिनी निकलती है। अब इसके कितने भाग हो गए? तो इसके हो गए 2 भाग। इसका जो पहला भाग होता है, प्रथम भाग, वो प्रथम भाग कैसा होता है? इसका प्रथम भाग होता है कीप या शंकु के आकार का। शंकु या फिर कीप अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अंग्रेजी में कहते हैं कोन के आकार का होता है, शंकुनुमा होता है। और इस शंकुनुमा भाग का नाम क्या है? इस शंकुनुमा भाग का नाम है, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं पेल्विस। क्या कहते हैं? पेल्विस। जबकि हिंदी में इसे क्या नाम देते हैं? हिंदी में इसे नाम दिया जाता है वृक्क श्रोणी। हिंदी में इसको क्या नाम देते हैं? हिंदी में नाम देते हैं वृक्क श्रोणी। तो इसका पहला जो भाग हुआ वो तो हुआ शंकु या कीप के आकार का, जिसको नाम क्या दिया? पेल्विस कहा। हिंदी में क्या कहते हैं? वृक्क श्रोणी कहते हैं। जबकि इसका दूसरा या अंतिम जो भाग होता है, अंतिम जो भाग है इसका, वो अंतिम भाग क्या कहलाता है? वो अंतिम भाग इसका क्या कहलाता है? वो होता है अत्यंत पतला भाग। अंतिम जो भाग होता है वो क्या होता है? बहुत पतला भाग होता है, बहुत सकरा भाग होता है वो। क्या होता है वो बहुत ही सकरा भाग होता है। और उस सकरे भाग का नाम क्या होता है? उस सकरे भाग का नाम है मेट्रोनेफ्रिक नलिका। मेट्रोनेफ्रिक नलिका उसको कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको? मेट्रोनेफ्रिक नलिका के नाम से उसको जाना जाता है। ये होता है किसके बारे में? ये मूत्रवाहिनी के। अगर आप इसका काम याद रखना चाहो तो आप इसका कार्य भी याद रख सकते हो। और इसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य ये है कि वृक्क में जो मूत्र का निर्माण होगा, ये उस मूत्र को लेकर आएगी और किस में डाल देगी? मूत्रवाहिनी के द्वारा लाकर मूत्राशय में डाल देगी। तो इसका काम क्या हुआ? मूत्र को लाकर, इसका काम हुआ मूत्र लाकर किसमें डालना? मूत्र लाकर मूत्राशय में डालना। मूत्र लाकर मूत्राशय में डालना, ये है इसका कार्य। ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी? अब हम बात करते हैं इसके तीसरे भाग की। और इसका तीसरा भाग कौन आता है? इसका तीसरा जो भाग है उसका नाम है मूत्राशय। यूरिनरी ब्लैडर के नाम से इसको जानते हैं, मूत्राशय। सबसे पहले बात करते हैं ये कैसी संरचना है। तो आपको चित्र से ही पता चल रहा है ये कैसी संरचना है। ये है थैलेनुमा संरचना। कैसी संरचना है ये एक थैलेनुमा संरचना है। ये थैलेनुमा संरचना।
अब यहां पे जो सवाल है जो आपके कॉमन सेंस पे डिपेंड करता है, वो आप मुझे बताओगे कि मूत्र त्यागने की जो क्रिया है, मैं पढ़ाऊंगा अभी आपको मस्तिष्क या तंत्रिका तंत्र, जब हम पढ़ेंगे तब हम अध्ययन भी करेंगे कि मानव शरीर में 3 प्रकार की क्रियाएं होती हैं। ऐच्छिक क्रिया जिन पर हमारा पूरा नियंत्रण होता है, अनैच्छिक क्रिया जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता, और तीसरी होती है प्रतिवर्ती क्रिया, इनमें सोचने विचारने की आवश्यकता नहीं होती है। तो अब हम बात कर रहे हैं कि जो ये मूत्राशय है ये एक थैले जैसी संरचना है। इसका काम भी मैं बता रहा हूं कि ये मूत्र को क्या करता है, इकट्ठा करता है और फिर त्यागा जाता है। तो मूत्र का त्यागना कैसी क्रिया है, ऐच्छिक अनैच्छिक की प्रतिवर्ती। तो मूत्र का त्यागना कैसी क्रिया है, एक अनैच्छिक क्रिया है। तो ये याद रखना आप कि मूत्र त्यागने की क्रिया को क्या कहते हैं, मूत्र त्यागने की क्रिया क्या कहलाती है, मूत्र त्यागने की क्रिया को कहा जाता है मूत्रण, मिक्चुरेशन। इसको मिक्चुरेशन कहते हैं। और ये कैसी क्रिया है, तो मूत्र त्यागने की जो क्रिया है ये एक अनैच्छिक क्रिया है, ये इनवॉलेंटरी एक्शन है, ये एक अनैच्छिक क्रिया है, यानी कि हम इसको अपनी इच्छा से नहीं करते हैं, ये अपने आप जागृत होती है। तो आपसे सवाल पूछा कि मूत्र त्यागने की जो क्रिया है वो कैसी है, वो है अनैच्छिक क्रिया है। तो ये मूत्राशय जो होगा इसका मतलब ये अपने आप ही फैलने सिकुड़ने लगता है और हमारी मूत्र त्याग करने की इच्छा होती है। तो सवाल आपसे पूछेगा कि इसका निर्माण किससे होता है। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि मूत्राशय का निर्माण कौन सी पेशियों से होता है, तो मूत्राशय का निर्माण कौन सी पेशियों से होगा, इसका निर्माण होता है अनैच्छिक पेशियों से। इसका निर्माण किससे होता है, इसका निर्माण होता है अनैच्छिक पेशियों से, इसका निर्माण होता है अनैच्छिक पेशियों से होता है। उसके बाद फिर हम बात करते हैं कि ये जो हमारा मूत्राशय है ये पाया कहां जाता है, इसका स्थान कहां होता है। तो इसका स्थान दोनों में अलग अलग होता है। नर में तो ये कहां मिलता है और मादा में कहां मिलता है, तो नर में तो ये मिलता है मलाशय के आगे। नर में तो कहां मिलता है, मलाशय, यानी कि पीछे पीठ की ओर तो होता है मलाशय और आगे की तरफ होता है मूत्राशय, तो मलाशय के आगे। और अगर मादा में हम बात करें तो मादा में ये आगे की ओर ही होता है, यानी कि पेट की तरफ ही होता है, लेकिन कहां, योनि के ठीक ऊपर। मादा में कहां होता है, मादा में होता है योनि के ठीक ऊपर होता है। ये इसका स्थान है, नर और मादा दोनों के अंतर्गत अलग अलग। काम क्या करता है ये, इसके कार्य की बात करें तो इसका काम क्या है, तो इसका काम देखो थैले जैसी संरचना है ये, इसका मतलब इसका कार्य क्या है, तो इसका कार्य होता है मूत्र का संग्रह करना। थैले जैसी संरचना है तो इसका काम क्या है, थैले जैसी संरचना है तो इसका काम हो गया मूत्र को इकट्ठा करना। अब ये मूत्र को अपने अंदर इकट्ठा करता है, कितने मूत्र को ये इकट्ठा कर सकता है, क्या है इसकी कैपेसिटी, क्या है इसकी क्षमता, क्या है। तो इसकी क्षमता कितनी होती है कि ये कितने मूत्र को इकट्ठा कर सकता है, क्षमता। क्षमता की बात करें तो इसकी क्षमता होती है 700 से 800 मिलीलीटर। क्या है ये, ml है, ये मिलीलीटर है। कभी इसको आप लीटर समझ जाओ, अगर आप इसको लीटर समझ गए तो बहुत भारी प्रॉब्लम हो जाएगी, खड़ी ध्यान रखना। क्योंकि 700 लीटर की टंकी होती है पानी की, जो हमारी घरों की छत पे रखी होती है। इतना बड़ा हो जाएगा फिर मूत्राशय हमारे अंदर, इतना बड़ा तो हम खुद भी नहीं है।
तो कैसी संरचना हुई? थैले जैसी संरचना है। इससे कौन सी क्रिया होती है? मूत्र त्यागने की क्रिया होती है। और उस क्रिया का क्या नाम होता है? उसका नाम है मूत्रण, मिक्सचुरेशन कहते हैं इसको। जो कैसी क्रिया है? अनैच्छिक क्रिया है, अर्थात इस पर हमारा कोई भी नियंत्रण नहीं होता है। तो मूत्र त्यागने की इच्छा जो होती है वो कहाँ से होती है? वो होती है मूत्राशय की पेशियां जब फैलने और सिकुड़ने लगती हैं तो मूत्र त्याग करने की इच्छा होती है। अब आप सोचते हो कभी कि सर हम तो खुद की मर्जी से जाते हैं, तो नहीं जाते हैं। हमारे अंदर एक इच्छा जागृत होती है तो हम मूत्र करने जाते हैं। कई बार इच्छा जागृत होती है फिर भी हम कुछ देर बाद में जाते हैं। तो वो इच्छा जागृत हो गई थी, अपने आप ही हो गई थी, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं था, लेकिन फिर भी हमने उसको थोड़ी देर कंट्रोल किया और बाद में हम गए। तो मूत्र त्यागने की जो क्रिया है, ध्यान रखना कैसी क्रिया है? अनैच्छिक क्रिया है, इस पर हमारा कोई भी नियंत्रण नहीं होता है। कब जागृत होती है ये इच्छा? जब मूत्राशय मूत्र से पूरा भर जाता है तो उसकी पेशियां जो होती हैं वो फैलने और सिकुड़ने लगती हैं, और पेशियों के फैलने और सिकुड़ने के कारण इच्छा जागृत होती है, वो क्या कहलाती है? मूत्रण। यानी कि कौन सी क्रिया हो गई? अनैच्छिक क्रिया। पेशियां अपने आप फैलने और सिकुड़ने लगी, अर्थात इसका निर्माण भी किससे हुआ? अनैच्छिक पेशियों से हुआ। पाया कहाँ जाता है? तो नर और मादा दोनों में अलग अलग होता है। नर में तो देखो पीछे की तरफ तो होता है मलाशय, पीठ की तरफ तो, और जहां मलाशय होता है बिल्कुल इसी सीध में आगे की ओर, पेट की ओर कौन होता है? मूत्राशय पाया जाता है, क्योंकि मूत्र त्यागने के लिए जो अंग है वो आगे की तरफ ही पाया जाता है। उसके बाद मादा में बात करें तो मादा में है कहाँ? योनि। तो मादा में भी मूत्र त्यागने के लिए अंग आगे की तरफ ही पाया जाता है, और कौन सा अंग होता है? वो योनि द्वारा मूत्र बाहर निकलता है। तो वहां मूत्राशय कहाँ होता है? योनि के ठीक ऊपर पाया जाता है। ये काम क्या करता है? इसका काम होता है मूत्र का संग्रह करना। कितने मूत्र का संग्रह करता है? तो एक बार में 700 से 800 मिलीलीटर मूत्र का संग्रह करता है, एक बार में। ये पूरे दिन का नहीं है, ये एक बार का है कि इतने मूत्र का क्या करता है? संग्रह करता है। अब कुछ जानवर ऐसे हैं, कुछ जानवर, नोट नोट डाल के मैं बता रहा हूं आपको। पक्षी, सरीसृप, मगरमच्छ, में मूत्राशय, में मूत्राशय क्या होता है? अनुपस्थित होता है। पक्षी, सरीसृप, मगरमच्छ में मूत्राशय अनुपस्थित होता है, यानी कि किसी भी पक्षी में नहीं पाया जाता है। सरीसृप, सरीसृप का मतलब अंग्रेजी में रेप्टिलिया होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं रेंग कर चलने वाले। तो रेंग कर चलने वाले जो जानवर होते हैं, जैसे सांप है, मगरमच्छ है, इनमें भी मूत्राशय नहीं पाया जाता है। अच्छा, छिपकली किस में आएगा? सरीसृप में आएगा, तो छिपकली में भी मूत्राशय नहीं होता है। तो आप सोच रहे होगे सर फिर ये मूत्र कैसे त्यागते हैं? तो भैया मूत्राशय का कार्य मूत्र त्यागने से नहीं है, मूत्राशय का कार्य किससे है? मूत्र को इकट्ठा करने से है। अर्थात इन जानवरों के अंतर्गत मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मूत्र नहीं त्यागते हैं, ये मूत्र त्यागते हैं, लेकिन इनमें मूत्राशय नहीं होने से मूत्र का संग्रह नहीं होता है। तो ये मूत्र का संग्रह नहीं करते। एक बूंद भी बना तो भी वो एक बूंद क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा, इकट्ठा नहीं होगा, उसका कलेक्शन नहीं होता है। किस किस में? किसी भी पक्षी में नहीं होता है, किसी भी सरीसृप रेप्टाइल्स में नहीं होता है, रेंग कर चलने वाले जानवरों में नहीं होता है, मगरमच्छ में नहीं होता है, छिपकली में नहीं होता है। यानी कि ये मूत्र का संग्रह नहीं करते, जितना बनता है उसी को तुरंत त्याग देते हैं। लेकिन एक पक्षी ऐसा होता है जिसमें पाया जाता है, और वो पक्षी कौन है? शुतुरमुर्ग, जिसको हम बोलते हैं ऑस्ट्रिच, में मूत्राशय क्या होता है?
उपस्थित होता है। यानी कि शुतुरमुर्ग में मूत्राशय पाया जाता है और इसीलिए आप देखना शुतुरमुर्ग कभी उड़ता नहीं है। तो ये हमारा हुआ मूत्र उत्सर्जन का तीसरा अंग, जिसको हमने क्या नाम दिया है? मूत्राशय नाम दिया है। और अब आता है चौथा अंग, और उस चौथे अंग का नाम क्या है? उस चौथे अंग का नाम है मूत्र मार्ग। यूरेथ्रा के नाम से इसको जानते हैं। और क्या है ये? तो ये है एक लंबी नली का समान संरचना। क्या है ये? लंबी नली का समान संरचना है ये। लंबी नली का समान संरचना है ये। और इसमें कितनी लंबी होती है? तो इसकी लंबाई पहले बात करते हैं पुरुषों में। पुरुषों में लंबाई कितनी होती है इसकी? तो पुरुषों में इसकी लंबाई होती है 15 से 20 सेंटीमीटर। 15 से 20 सेंटीमीटर होती है। और यहां ध्यान रखने की बात है, पुरुषों में यह मूत्र और जनन दोनों कार्य करती है। पुरुषों में यह मूत्र व जनन दोनों कार्य करती है। मूत्र व जनन दोनों कार्य करती है। और इसीलिए अर्थात मूत्र जनन छिद्र के रूप में, अर्थात मूत्र जनन छिद्र के रूप में मूत्र जनन छिद्र के रूप में बाहर खुलती है। ये ध्यान रखना, यानी कि ये एक साथ दोनों कार्य करती है। अर्थात मूत्र जनन छिद्र के रूप में क्या होती है? बाहर खुलती है। यानी कि पुरुषों के अंतर्गत एक ही मार्ग होता है जो मूत्र त्यागने का काम भी करता है, और जनन के दौरान ये शुक्राणुओं को त्यागने का काम भी करता है। तो मूत्र जनन छिद्र के रूप में क्या होता है? ये बाहर खुलता है। जबकि अगर मादा में बात करें, मादा में इसकी लंबाई कितनी होती है? मादा में इसकी लंबाई होती है 4 से 5 सेंटीमीटर। मादा में कितना लंबा होता है? ये 4 से 5 सेंटीमीटर होता है। और यहां ये केवल एक कार्य करता है। मादा में केवल मूत्र त्यागने का कार्य करता है। मादा में केवल मूत्र त्यागने का कार्य करता है। मादा में केवल मूत्र त्यागने का, यानी कि यहां पर जनन छिद्र जो होता है वो अलग से होता है। जनन छिद्र अलग होता है। तो दोस्तों ये बातें हमने किसकी की? ये हमारी जो बातें हुई ये हुई केवल उत्सर्जन तंत्र की संरचना से संबंधित। तो उत्सर्जन तंत्र में हमने इस वीडियो में क्या क्या पढ़ा वो आप देखिए। उत्सर्जन तंत्र में इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा वो हमारी बात है।
किसको कहते हैं? तो शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं उनको बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। उन पदार्थों में कौन होता है? नाइट्रोजन तत्व आवश्यक रूप से पाया जाता है। और कौन कौन से हैं? तो एमिनो अम्ल, अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल है। सर्वाधिक विषैला अमोनिया, गैसीय अमोनिया, और विषण विधि से किसको निकालते हैं? अमोनिया। मनुष्य किस में आता है? मनुष्य आता है यूरियोटेलिक प्राणी के अंतर्गत आता है। और इसमें कौन आते हैं? कीट, पक्षी, सरीसृप, मरुस्थलीय, स्तनधारी। आप इसको एक और भी तरीके से याद रख सकते हो। आप देखो, मरुस्थलीय स्तनधारी जितने भी होते हैं, जैसे आप भेड़ को देखो, बकरी को देखो, ऊंट को देखो, ये सभी जब मल त्यागते हैं तो इनका मल छोटी छोटी गोलियों के रूप में बाहर निकलता है, और उन गोलियों को कहते हैं विष्ठा, देसी भाषा में मींगण। तो जो मींगण त्यागते हैं वो सभी किस में आते हैं? यूरियोटेलिक में। और सामान्य रूप से मल त्यागने वाले किस में आते हैं? मींगण त्यागने वाले तो यूरिकोटेलिक में, और सामान्य रूप से जो मल त्यागते हैं वो किस में आते हैं? यूरियोटेलिक में। अब मानव के उत्सर्जन में कितने भाग होते हैं? तो इनमें 4 भाग होते हैं। वृक्क है, मूत्रवाहिनी है, मूत्राशय है, और मूत्र मार्ग है। और इन सबकी संरचना के बारे में हमने बात की। तो सबसे पहले बात की वृक्क की, जो कहाँ होते हैं? पीठ की तरफ होते हैं, कमर के क्षेत्र में होते हैं, सेम के बीज जैसे होते हैं, वजन 120 से 170 ग्राम होता है। दायां वृक्क छोटा और नीचे होता है, क्योंकि दाईं तरफ यकृत होता है। रंग होता है इनका गहरा भूरा होता है। चारों तरफ जो दोहरा आवरण है वो है पेरिटोनियम। इनको स्थिर रखने का काम करता है संयोजी ऊतक, जिसको बोलते हैं वृक्कीय संपुट, अंग्रेजी में रीनल कैप्सूल। इसमें सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं जिन्हें कहते हैं नेफ्रॉन। इनकी संख्या कितनी होती है? 10 लाख प्रत्येक वृक्क। इन्हें माना क्या जाता है? वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। फिर कौन आता है? फिर आता है मूत्रवाहिनी। कहाँ से निकलती है? वृक्क के हाइलम से निकलती है। कितने भाग होते हैं? 2 भाग। पहला भाग कैसा होता है? शंकु के आकार का। नाम क्या है? वृक्कसोनी, हिंदी में वृक्कसोनी, अंग्रेजी में पेल्विस। अगला जो भाग है वो अंतिम सकरा भाग होता है, उसका नाम होता है मेट्रोनेफ्रिक नलिका। काम क्या करती है? मूत्र को लाकर मूत्राशय में डाल देती है। अगला भाग है मूत्राशय। कैसी संरचना है? थैलेनुमा। काम क्या करता है? मूत्र त्यागने का। और उस क्रिया का नाम क्या है? मूत्रण। जो कैसी क्रिया है? अनैच्छिक, अर्थात इसका निर्माण किससे हुआ? अनैच्छिक पेशियों से। नर में कहाँ मिलता है? मलाशय के आगे, मादा में, योनि के ऊपर। काम करता है मूत्र का संग्रह। कितने का कर पाता है? एक बार में 700 से 800 मिलीलीटर का कर पाता है। किन किन में नहीं मिलता है? पक्षी, सरीसृप, मगरमच्छ, छिपकली में मूत्राशय नहीं मिलता है, लेकिन एक पक्षी शुतुरमुर्ग में पाया जाता है, और इसीलिए शुतुरमुर्ग उड़ता नहीं है। फिर है मूत्रमार्ग, जो एक लंबी नलिका जैसी संरचना है। पुरुषों में लंबाई है 15 से 20 सेंटीमीटर, जो दोनों काम करता है। मादा में लंबाई है 4 से 5 सेंटीमीटर, जो केवल मूत्र त्यागने का काम करता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने बात की मानव में मूत्र उत्सर्जन तंत्र की संरचना के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इसकी क्रिया कैसे होती है उसके बारे में। तो तब तक के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।